कहते हैं दिल्ली दिलबरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या? लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां, और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और पीछे डिंपल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उस क्रीम बाहर आ गई। अबे गाजे क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उससे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर। लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा। इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे। चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूं, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। बारिश थोड़ी थम जाए। अब इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा। तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था।
वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चमनलाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या भी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला। पर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा। उसने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चमनलाल बोला। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमनलाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और डिंपल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिंपल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिंपल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिंपल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिंपल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में घुल जाती है। लकी को डिंपल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिंपल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। वो डिंपल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमनलाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिंपल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद ही मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा लकी ने ठीक वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो 3रे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार ही उसे अपने सामने डिंपल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिंपल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिंपल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी।
वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिंपल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिंपल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिंपल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिंपल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब डिंपल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गईं। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिंपल की ओर देखा और बोला, डिंपल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं। तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है, डिंपल ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो बेबी, यह है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिंपल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिंपल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते ही निकल गया। उसके दिमाग में डिंपल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थमी थी एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर से छलक गए। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। ये एक ऐसा मैसेज था
आखिर कौन था लकी? क्या थी उसकी असलियत? और वो कैसे रातों रात ही अनलकी से लकी हो गया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सर्फ। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थीं। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई, अब इसमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा? लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नजर गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहनकर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले की तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को ही दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा था।
हाँ तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहां आ रहा था, इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूं कि आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था, जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास। लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़ पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहां चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहाँ बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहां छिपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से ही कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस के बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के VIP लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की ये चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसकी इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले।
उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे, और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा। मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। लकी ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा। तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा। नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, लकी ने कहा। तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते। चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो, मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहां से, लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा। अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूं सर, लकी ने कहा। देख, फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट! उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूं सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉर में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है। मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उसे पुलिस को बुलाने से रोक पाता? कहीं उसे कोई फेक मैसेज तो नहीं आया था? लकी कैसे इन मुसीबत से बाहर निकलेगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।